बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली क्लास ऑडिट की। पंखा ज़रा अगर हो तो बंद कर दीजिएगा, मुझे ज़ोर से बोलना जी। यहाँ तक पहुँच गए कैफ़, पीआरसी, कैफ़ और कैफ़ के बाद फिर ठीक है ऑडिट में। बस इंशाअल्लाह कैफ़ ग्रुप 1 से अल्लाह सबको कामयाब करे और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ। इंशाअल्लाह ये आपकी आखिरी अटैम्प्ट हो, ठीक है। इसके बाद मर जाएंगे इसके बाद इंशाअल्लाह सी फैब में जाएंगे, ठीक है। अल्लाह सबको कामयाब करे। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उस लेक्चर में सबसे पहले थोड़ी बहुत नसीहतें करते हैं, ठीक है। आपको कैफ़ के कुछ तकरीबन सारे बच्चे, किसी ने पहले कैफ़ का पेपर ना दिया हो, ठीक है, दिया हुआ। सारे तकरीबन ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पहले कैफ़ पढ़ा हुआ है। कैफ़ की एक रिक्वायरमेंट है, पीआरसी से डिफरेंट है, एमसीक्यूज़ नहीं आते यूजुअली, ठीक है। और आपको रेगुलर पढ़ना है, यहाँ भी आपको रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा। प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका मतलब है बोरिंग होगा। इसका मतलब है आपको तकरीबन फ़र्स्ट टाइम में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि शाम के टाइम जब बंदा एग्जॉस्टेड हो, न्यूमेरिकल तो हो सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रेशर में भी हो जाता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं वो प्रेशर में नहीं होते। तो कोशिश करें कि आप कोई अपनी रूटीन बनाएं कि आप इसको फ़र्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, चाहे कोई होमवर्क है नहीं है, आपने 2 घंटे देने, ठीक है। 1.5 घंटा तो एटलीस्ट है। ऑडिट मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट, इसकी प्लेसिंग देखिए ना, बिल्कुल एंड पे रखा है। क्यों रखा है? इसमें सारी काउंटिंग टेस्ट होती है। ऑडिट क्या है? ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई और इनको चेक करते हैं ठीक बनी है या नहीं बनी। फ़र्क समझे? तो चेक कौन करेगा? जो सीख रहा हो या जो एक्सपर्ट हो? एक्सपर्ट बंदा चेक करेगा ना, गलतियां निकालेगा। इसी से ऑडिट का आगाज़ होता है कि जनाब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है या नहीं बनी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमारा कौन सा चल रहा है? आईएफआरएस। यूजुअली आईएफआरएस होगा, लेकिन एक और दुनिया भी है, यूएस गैप। एक और दुनिया भी है जो अमेरिकन गैप्स को, कोई काम तो नहीं होंगे जी, बोले जी। हाँ ठीक है, ओके, लेके जाने नहीं जी। यूएस गैप्स यूनाइटेड स्टेट में इस्तेमाल होते हैं, तो कहीं पे वो भी है। अब हमारे यहाँ कौन से वाले इस्तेमाल हो रहे हैं? आईएफआरएस। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अमेरिकन है, वो 2 तरह के बनाएंगे फिर सेट्स। एक जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है आईएफआरएस के लिए, और एक बनाएंगे अपने मालिकों के लिए। कौन से वाले? यूएस गैप। तो यस, यूएस गैप भी इस्तेमाल हो सकता है जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने पेपर सुनाना नहीं बल्कि लिखना है। अब सुनाने में तो काम चल सकता है, लिखने में अगर आपको लिखना आता है, जहन में थॉट्स हैं और आपको लिखना नहीं आता, दोनों में फ़र्क है। जिसको लिखना आता है वो क्या करेगा? लिखता रहेगा। तो इसका मतलब है हमें प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी लिखने की, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना है। थ्योरी में हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, स्टूडेंट याद करता है, मुझे आता है। जब वो लिखना पड़ता है तो वो उसने कंसेप्ट याद किए होते हैं, समटाइम उर्दू में, समटाइम अपने पंजाबी के हिसाब से, कंसेप्ट बिल्कुल ठीक होते हैं। जब उसको कन्वर्ट करता है इंग्लिश में तो उसका हाथ रुक जाता। तो आप जो भी, चाहे थ्योरी हो, चाहे केस स्टडी हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, आपने उसको क्या करना है? लिख लेना। जब लिखते हैं तो आपका हाथ भी उससे आदी हो जाता है, आपकी आंखें भी देख रही होती हैं, आपके कान भी सुन रहे होते हैं, कई तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जो पढ़ाया जाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा, जो असाइनमेंट दी जाएगी, आप उसको लिखेंगे। हो सकता है कभी हम चेक करें और हो सकता है चेक ना करें, बट अब इतने अब बड़े हो गए हैं, आप आखिरी पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि जो टीचर कह रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे ही स्टूडेंट पास होते हैं और खुदा ना खास्ता हमारे ही स्टूडेंट फेल होते हैं। जो पास होते हैं उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, वो बच्चा खुद मेहनत कर रहा था, और जो फेल हो गया
उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा था। देखिए, अगर एक क्लास में से आधे बच्चे पास हो सकते हैं और आधे फेल हो सकते हैं, तो इसका मतलब सारे पास हो सकते हैं, इसका मतलब सारे फेल भी हो सकते हैं। क्यों? जैसे जैसे हम कहते हैं, आप पहली दफ़ा ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम पहली दफ़ा नहीं पढ़ा रहे, हमने पढ़ा हुआ है, फिर फाइनल में जाके पढ़ा, फिर जनाब पता नहीं कितनी कंपनीज़ के ऑडिट किए, JDW शुगर मिल का ऑडिट किया हुआ है, सुई गैस का किया हुआ है, किसी हद तक पेप्सी का किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के ऑडिट किए हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ अरसा जो है KPMG कराची में रहा हूँ, कुछ अरसा यहाँ पे एक फर्म है UHY, वहाँ पे रहा हूँ, दोनों के ऑडिट डिपार्टमेंट में रहा हूँ। ठीक है, होंडा का ऑडिट किया हुआ। ठीक है, तो मुझे ऑडिट का मसला नहीं है, मसला कहाँ पे होना है? आपकी तरफ। फिर खुदा ना खास्ता कुछ स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, क्या वजह होगी? जो साथ साथ पढ़ेंगे नहीं भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं डेली आपका होमवर्क चेक करूं और आपको चपेड़े लगाऊं भाई क्यों नहीं किया? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पास वही होगा जो खुद पढ़ेगा। हम तरीका बता सकते हैं, आपसे पहले भी काफ़ी सारे पास हुए हैं, इंशाल्लाह आप भी होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता फेल भी होंगे। क्यों होंगे? अपनी गलती की वजह से। जैसे जैसे करा रहे हैं वैसे नहीं कर रहे, अपनी साइंस लाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हम पहली दफ़ा नहीं करा रहे, आप पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस क्या है? हमें माने, जिस क्लास में बैठ गए उसी टीचर की मान रहे हैं। कोई X कॉलेज है, कोई Y कॉलेज है, उसका जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, उसके भी बच्चे पास होते हैं, उसके भी बच्चे फेल होते हैं। तो फिर बात कुल मिला के कहाँ पे आ गई? आप लोगों पे। जैसे जैसे टीचर कहते जाते हैं वैसे करते जाएं, पास हो जाएंगे। और अपनी साइंस लड़ाएं, दिल में डाउट हो फलां के नोट ज़्यादा अच्छे होंगे, नहीं भाई, ICAP की बुक दी गई है, उसी को एक्सट्रैक्ट करके सारे नोट्स बनाते हैं। किसी के 22 पेजेस हैं तो किसी के 21 पेजेस हैं, सारे एक जैसे तकरीबन। कि ब्लॉग आबा कौन से वाली है? ICAP की बुक है, उसी से एक्सट्रैक्ट करके पढ़ाएंगे। तो बगैर किसी डाउट के हॉस्टल में बैठते हैं, यार मेरे पास तो बड़े अच्छे नोट्स हैं, भाई ना पढ़ेगा तो भी फेल हो जाएगा। हर बच्चा पास हो सकता है और खुदा न खास्ता हर बच्चा फेल हो सकता है, डिपेंड आप पे करता है। आपने रेगुलरिटी के साथ चलेंगे, डेली का काम डेली करेंगे, तो निस्बतन क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। और एकदम से आपको एग्जांपल दूं, आपने ऊपर वाली जो है ऊपर कैंटीन में जाना हो तो सीढ़ियों से जाते। सीढ़ियाँ कैसे बनी हुई हैं? एक स्टेप, कोई बच्चा छलांग लगा के एक ही जस्त में ऊपर नहीं जा सकता। तो बिल्कुल आखिरी महीने में आप नहीं पढ़ सकते। क्या करना पड़ेगा? एक सीढ़ी एक स्टेप, डेली पढ़ते जाएंगे, डेली पढ़ते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाएंगे, ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच जाएंगे। एक दिन भी आपका लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे दिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक दिन बन गया, अब देखिए एक स्टेप सीढ़ी का निकाल लें तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ऐसा है। और अगर 3 स्टेप निकाल दें तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, डेली बाय डेली, रेगुलर, पंक्चुअल। छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी क्यों नहीं करनी? क्योंकि एक टॉपिक दूसरे के साथ लिंक होता है। जो पहले पढ़ चुके होंगे उसी की बेस पे हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें ये था, इसमें ये है। जब आप एक छुट्टी कर लेते हैं, वो लिंक टूट जाता है, तो आप अगले टॉपिक में स्ट्रगल करते हैं। अब चैप्टर भी इसी तरह से बनाएंगे कि पहले चैप्टर में अगले चैप्टर का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगले चैप्टर में कहीं पे चले जाएं तो पिछले चैप्टर्स का उसके ताल्लुक होगा। फलां चैप्टर में ये पढ़ा था, इस चैप्टर में ये है। अगर वो आपका चैप्टर कमज़ोर है तो थ्रू आउट आप क्या करेंगे? स्ट्रगल करें। 3-4 बातें हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एक तो जो पढ़ेंगे आप डेली जाके पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। आप लिख लें, आप फेल हो ही नहीं सकते। खुदा न खास्ता ऑडिट में कोई रह गया, उससे पूछो मेरी तैयारी बड़ी अच्छी थी यार, लिखा था? नहीं लिख नहीं था, लग तैयार है मुझे। एग्ज़ाम में सुनाना है या लिखना है? लिखना है। भाई तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तुम पेपर ही पूरा नहीं कर पाए, या कह कुछ रहे हो एग्जामिनर को कुछ और समझ आ रहा है क्योंकि तुमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। आपको याद होगा जब आप ABC सीख रहे थे तो मिस एक दफ़ा ए लिखती थी, आपसे कितने दफ़ा लिखवाती थी? तभी आपकी ABC पक्की हुई। इसीलिए सर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले किया हुआ है, आपने फिर टेस्ट में दिया, मैंने टेस्ट दिया ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने एक दफ़ा घर में लिखा हुआ था। दोबारा लिखोगे, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, वो क्वेश्चन आपका कुंदन बन जाएगा, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। तो
थ्योरेटिकल में स्टूडेंट से हमें सबसे बड़ा मसला ये आता है, मैं कुछ चौथी दफ़ा बता रहा हूँ, वो लिखते नहीं। लिखेंगे, नोट्स में लिखा हुआ याद कर लिया, आप लिख लेते हैं, कहीं भूल जाएगा, कोई एक्सप्रेशन भूल जाएगा, कहीं पे किसी का मसला इंग्लिश हो सकता है। हमारा एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमें कोई चीज़ आती होती है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया, उसने बिजनेस वाली लैंग्वेज ही नहीं लिखी। जैसे आपने लॉ पढ़ा, उसकी अपनी लैंग्वेज है, जैसे आपने टैक्स को पढ़ा, उसकी अपनी लैंग्वेज है, ऑडिट की अपनी लैंग्वेज है। क्लियर हो गया? तो भाई आपने डेली आना है, डेली का काम डेली करना है, 1.5 घंटा 2 घंटे उसको दे दें। और अगर किसी दिन होमवर्क नहीं है, आपने कम पढ़ा है, तो आप पिछला रिवाइज करें। रिवाइज क्यों करना ज़रूरी है भाई? जब आप आज जो चैप्टर 1 पढ़ेंगे उसके लिए कितने महीने हैं आपके पास? 5 महीने, 6 महीने, ऐसा है या नहीं? ऐसा है ना? वो टेस्ट भी होगा, वो रिवाइज भी होगा, वो असेसमेंट में भी आएगा और बार बार आएगा। लेकिन जब आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए कितने महीने होंगे? आखिरी महीना रिवीजन वाला आखिरी महीने से 2 दिन पहले पढ़ा वो चैप्टर, अब बताएं उसको कितना टाइम मिला? वो कमजोर होगा आपका चैप्टर। तो अगर आपने पहले वाला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ही नहीं किया हुआ तो क्या होंगे? उस टाइम पे वो वाले चैप्टर कर रहे होंगे, जबकि उस टाइम पे कौन से करने चाहिए? आखिरी चैप्टर। तो इसीलिए डेली का काम डेली और रिवीजन लाजमी है, ताकि जब आप एंड पे पहुंचे, एंड वाले चैप्टर में आप रिवीजन ना कर रहे हो, आप कहें यार मेरे पहले 10 चैप्टर तो पक्के हैं, मुझे ये आखिरी चैप्टर पे थोड़ा सा जोर लगाना है। अच्छा ये बात मुझे पता है, आई कैप को नहीं पता? आई कैप को भी पता है। अब यकीन करें, आई कैप अब तो लिखवा रहा है किस टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसा है या नहीं? जिस टीचर के नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, आई कैप को हर टीचर का पता है। अच्छा वो ये वाले चैप्टर एंड पे कराता है, उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन तो जिसके नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं उनका आई कैप को हर बात पता है। जो हमें पता है वो आई कैप को पता है। तो भाईजान आपको हो सकता है वो उसी चैप्टर को क्या करे, टेस्ट करे कि ये बेसिक हैं, ये अक्सर बच्चों ने पढ़े हुए होंगे, पता नहीं, मेरे ख्याल में आप पूछ रहा है, टीचर्स का भी पूछ रहा है, टीचर का पूछ रहा है। ये पूछने का क्या मकसद है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन एवरेज किसके ज्यादा हैं, किस स्टाइल से पढ़ाता है, उस हिसाब से पेपर बनाओ। ये एक हो सकती है थ्योरी, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी नहीं हो सकती, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसको, क्योंकि उसने आपको पास नहीं करना, उसने आपको फेल करना है, ऐसा है या नहीं? सिलेबस के अंदर रहते हुए उसने आपको क्या करना है? फेल करना है। अगर पास करना होता तो कई महीने पहले वो अखबार में इश्तिहार देता, भाई ये गौर फरमा ले, ये पेपर आएगा 6 महीने बाद, तैयारी जो कर। नहीं 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 नहीं, उसने आपको क्या करना है? उसने आपको फेल करना है। फेल करने के उसके बाद मुख्तलिफ तरीके हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाए, ऐसा पेपर बनाए जो हो सिलेबस में से लेकिन पहले ना पूछा हो। ये थ्योरी है, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर ले। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पहले सीधी सीधी पूछता है, उसकी केस स्टडी बना ले, और 100 और तरीके उसके पास। ओके हो गया? तो हमने उसके नरगे में नहीं आना, हमने पहले वाले चैप्टर अपने पॉकेट में डाल लेने और एंड वालों को फिर रिवीजन में 2-3 दफ़ा ज़्यादा पढ़ना है। हमें पता चल जाएगा हमारे कौन से चैप्टर स्ट्रांग है। यस, एंड पे बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखें, एक है हिस्ट्री, उसके मुताबिक भी तैयारी करवाएंगे कि आई कैप इस चैप्टर से, इस चैप्टर से और इस चैप्टर से ज़्यादा पूछता है। एक है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि वो अगर घूमे और ये कर दे तो इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, वो भी आपको करवाएंगे जितना हो सके, बट स्टिल आई गैप है। तो आपने खुद से भी साथ साथ में क्या करना है? जोर लगाना है। चले, हमारी एक बात तय हो गई, पहला लेक्चर है, ज़्यादा सारी नसीहतें हैं, भाई डेली आना है, छुट्टी नहीं करनी। दूसरा, डेली का काम डेली करना है, 1.5 से 2 घंटे अपने हिसाब लगा लें। अगर आपको थ्योरी जल्दी तैयार हो जाती है, जल्दी लिख लेते हैं, 1.5 घंटा। अगर आपको न्यूमेरिक्स ज़्यादा तैयार होते हैं और थ्योरी तैयार नहीं होती जल्दी, तो फिर कौन से वाला, फिर 2 घंटे कर लें, ठीक है। थ्योरी में आपको प्रॉब्लम आता है। आपने डेली का काम डेली करना है, आपने लिखना है, और जितने भी टेस्ट हैं वो ज़रूर देने हैं। टेस्ट देंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट देंगे, आप टेस्ट होंगे, आपको अपनी कमियां, खामियां, कमज़ोरियां ऐसा ऐसा पता चलती जाएंगी और इंशाल्लाह आप क्या होते जाएंगे? बेहतर हो जाएंगे। आई कैप हमें देख रहा है, तो क्या हम आई कैप को नहीं देख रहे? हम भी तो देख रहे हैं।
उसने फेल करवाना है तो हमने क्या करना है, पास करवाना है आपको। उसका है कि हमने ऑडिट में फेल करवाना है, हम कहते हैं लाजमी तौर पर ऑडिट, तो हम भी आई कैप को देख रहे हैं। फिर आई कैप जैसे जैसे घूम रहा है हम वैसे वैसे टेस्ट बना रहे हैं कि बच्चा जो टेस्ट दे के जाए, एक दफ़ा क्वेश्चन आया, फिर दूसरी दफ़ा हमने वही वाला दिया, तीसरी दफ़ा वही दिया, ले जी जब वहाँ पे जाएगा और इंशाल्लाह वही आ जाए तो बच्चा होगा ये वाला क्वेश्चन तो मैं कई दफ़ा कर चुका। आगे थ्योरेटिकल है तो रट्टे वाला पेपर होगा, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, जजमेंटल है। इस पेपर को क्या कहते हैं? जजमेंटल है। अब ज़रा बताएं, मैंने आपको सेल के प्रोसीजर बता दिए कि किसी की सेल चेक करनी है तो कैसे करनी है, और पेपर में आ जाए परचेज के प्रोसीजर, लिख लेंगे। जहां पे सेल इनवाइस होगी वहां पे क्या आना है? परचेज इनवाइस चेक करनी। उधर भी लेजर चेक करना है, इधर भी लेजर चेक करना है। वहां पे सेल का है तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है, और परचेज है तो ये जजमेंटल पेपर कहलाता है। बात समझ आई कि लाजमी नहीं है, हम आपको हर चीज पढ़ा ही नहीं सकते। क्या क्वेश्चन रिपीट होता है? नहीं, उससे मिलता जुलता आता है। यानी एक दफा सेल के पूछेगा तो अगली दफा, अच्छा एक एक्सपेंस है रेंट, उसके मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, या वो यो छोड़ दे। एक है डेली दिहाड़ीदार मजदूर है, वेजेस, मैं आपको उसको प्रोसीजर बता दूं तो जो महीने वाली सैलरी है उसके प्रोसीजर अगर वो पूछ ले तो परेशान हो जाएंगे। नहीं भाई, जब भी किसी को पैसे देने हैं उससे साइन करवाना, ऐसा है तो महीने बाद सैलरी देंगे तो महीने बाद भी साइन करवाएंगे। जिस बंदे को पैसे देने हैं उसका आईडी कार्ड चेक करना है तो महीने बाद अगर जिसकी मंथली सैलरी है, वेजेस ना पूछे, वो आपसे क्या पूछ ले? हम दिहाड़ी, मैं आपको बता रहा हूं जो दिहाड़ीदार मजदूर आते हैं डेली शाम को उनको पैसे देते हैं, तो आपने ये प्रोसीजर लगाने। तो भाई जिसको महीने बाद देते हैं उसको भी ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर, कुछ कॉमन सेंस के साथ। क्लियर हो गया? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती हैं, दो चार और बातें हो सकती हैं। तो ये पेपर थ्योरेटिकल है, बट क्या है जज, आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, आगे केस स्टडी आएगी, वो 5 पॉइंट आपने वहीं पे क्या कर देने, अप्लाई कर देने। मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा, वो आपसे क्या पूछेगा? सेल के भी पूछ सकता है, लेकिन वो साथ में आपसे परचेज भी पूछ सकता है। मैं आपको एक करंट एसेट पढ़ाऊंगा, वो आपसे, बेटा आपस में बात नहीं प्लीज, मैं आपको एक करंट एसेट पढ़ाऊंगा, उसने आपसे दूसरा करंट एसेट पूछ लेना। ओके हो गया? तो ये पेपर जजमेंटल है। क्लियर है? ले जी, यहाँ तक नसीहतें थी, आपने जहन में रखना है, डेली आना है, घर जाके लिखना है, छुट्टी नहीं करनी और टेस्ट देने। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है, दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ले जी, ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियली मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है, मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ। ठीक है, पिछली काफ़ी सारी अटैम्प्ट से टैक्स भी पढ़ा रहा हूँ और ऑडिट भी पढ़ा रहा हूँ। ऑडिट में, टैक्स में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी फर्म है और मेरे आधे आर्टिकल टैक्स में हैं। इसी तरह से मेरे पास ऑडिट का एक्सपीरियंस है कि मेरी अपनी फर्म है, मैं ऑडिट और टैक्स दोनों को संभालता हूँ। ठीक है, और ऑडिट मेरे आधे आर्टिकल क्या हैं, ऑडिट में है। मैं ऑडिट ऑफिसर रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, 17-18 स्केल जिसको कहते हैं। तो मेरे पास एक पब्लिक सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है तो मैंने KPMG कराची में कुछ ऑडिट्स किए और कुछ अरसा मैंने ऑडिट में लगाया। यहाँ पे आपको बताया है UHY में बड़े बड़े क्लाइंट लाइक सुई गैस, JDW शुगर मिल, हिलाल अहमर, रेड क्रिसेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका किया है। 2-3 सीमेंट फैक्ट्रियों का किया हुआ है। इसके अलावा सिल्क बैंक का ऑडिट किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं जाऊं मैन्युफैक्चरिंग में तो होंडा का ऑडिट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक मोबाइल वाले आए थे, उस टाइम पे होते थे LG, उन्होंने कुछ अरसा यहाँ पे LG मोबाइल, LG कंपनी आपने सुना होगा। ठीक है, उनका ऑडिट किया हुआ है। कुछ असाइनमेंट ऑडिट की मैंने पेप्सी की हुई हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, छोटी छोटी जो फर्म्स हैं। फिर मैंने जब अपना बिज़नेस है तो पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स
ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कराची में आके कंटेनर वगैरह उतरते हैं तो पूरे पाकिस्तान में आगे डिलीवर होते हैं, उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कंपनी है यूएई की, यानी एमिरेट्स लॉजिस्टिक, वो मेरा क्लाइंट है। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी, मतलब उसका ऑडिट मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे जो महंगी और बड़ी आइसक्रीम है बास्किन रॉबिन, वो इस टाइम पे मेरा क्लाइंट है। उसका बेटा बैठ जाए कहीं भी जगह दे। पाकिस्तान की सबसे महंगी जो आइसक्रीम है वो अमेरिका से आती है और सिर्फ यहाँ पे स्कूपिंग होती है, वो मेरा क्लाइंट है, उनके ऑडिट कर रहे हैं। इसके अलावा चंद एक ज्वेलर्स बड़े बड़े, नाम उनके नहीं लेता जानबूझ के, वो मेरे क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग स्टील में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं, उनका टैक्स और ऑडिट मैं देखता हूँ। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े इंपोर्टर हैं जो कि टायर इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे वो करते हैं। एक टायर मैन्युफैक्चरर है, वो मेरा क्लाइंट है। जहाँ तक मेरी फर्म की बात की, मतलब एक रीज़नेबल एक्सपीरियंस टैक्स का भी है और ऑडिट का भी है। आप चूँकि मतलब कैफ में है तो आप तो ऑडिट शायद पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, आपके लिए वो एक्सपीरियंस हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। फ़र्म का अगर मैं बता दूं तो मेरी अपनी फ़र्म है। कुछ अर्सा पहले वो पार्टनरशिप थी, फिर मैंने एक पार्टनर को भिजवा दिया सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में हमारी एक ब्रांच है, एक हमारी यहाँ पे है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में, लाहौर में 2 ऑफिस हैं और एक ऑफिस जैसे मैंने बताया सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के कुछ क्लाइंट्स पब्लिक सेक्टर और 1-2 प्राइवेट अच्छे क्लाइंट ऑडिट के हमारे पास, उनकी टैक्सेशन है हमारे पास। इसके अलावा शारजा और दुबई में ANK के नाम से हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वहाँ भी रजिस्टर्ड है, वहाँ पे ऑफिस है। और तीसरा हम अभी UK में ऑफिस बनाने लगे। ठीक है, वहाँ से पहले हम टैक्स को हिट करेंगे और उसके बाद हम ऑडिट की तरफ जाएंगे। खैर आधा दिन मेरा होता है टीचिंग में और आधा दिन मेरा होता है फिर अपने बिज़नेस की तरफ। ठीक है, तो उस आधे दिन में एक लेक्चर आपका भी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, जजमेंटल है, तकरीबन 20 के करीब, ICAP के 21 चैप्टर। हम इसको फैला के 23 तक भी ले जा सकते हैं, ये क्लास पे डिपेंड करता है। इस वजह से मैं क्लास में बुक नहीं देता बल्कि नोट्स देता हूँ। अगर उनको छोटे चैप्टर वो हों तो हम उन्हीं चैप्टर को थोड़ा सा ब्रेक करके आखिरी चंद एक चैप्टर को उनको 22-23 तक ले जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे पढ़ने वाले हों, उनके चैप्टर जितना हो 22 पेजेस का, 30 पेजेस का हम कर लेंगे, तो हम उनको 19-20 तक लेके आते हैं। इस वजह से आपको क्या देते हैं, एक एक करके क्या देते हैं। दूसरा, नोट्स देने का एक मकसद होता है। ठीक है, नोट्स आपस में बातें नहीं बेटा। नोट्स देने का एक और मकसद भी होता है कि हर दफ़ा पहले से हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट हो। जैसे नोट्स में लास्ट टाइम उसने कुछ बुलेट्स फॉर्म में चीज़ें पूछी हैं, तो हम इस दफ़ा नोट्स को किसकी तरफ लेके जाते हैं, वो जो पैराग्राफ होते हैं उनको किस में चेंज कर दें, बुलेट्स में चेंज कर दें। इस दफ़ा अगर वो पिछले 1-2 अटैम्प्ट से वो केस स्टडी पूछ रहा है तो हमारा ये होता है कि हर क्वेश्चन दे दें और उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करके कोई अच्छी केस स्टडी डाल दें। अगर वो केस स्टडी को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर रहा है तो हमारी, अब हम लगे हुए हैं जिस तरह से, ठीक है, तो हमारी है यार 5वें-6वें चैप्टर से हम इनको साथ में न्यूमेरिक्स की भी क्या करवा दें, प्रैक्टिस करवा दें। तो हर दफ़ा नोट्स फिर क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं, पहले से बेहतर होते हैं। लेकिन बुक एक दफ़ा आ जाए तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कितना चेंज कर सकता है उसको। इस वजह से मैं तो नोट्स पे रहता हूँ, आपको चैप्टर वाइज क्या मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे। बने कहाँ के, ICAP की बुक से। जो तैयार करने वाला है, जो मटेरियल है, वो सारे का सारा कहाँ से लिया है, ICAP की बुक से। ICAP की बुक फिर क्यों नहीं, ICAP की बुक यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ICAP की बुक लिखते हैं FCAs और एमाइल वुल्फ, एक पब्लिकेशन है UK की, उसके साथ मिल के उनकी इंग्लिश, उनकी एग्जाम्पल्स, वो सारी की सारी वो होती हैं जो एक CA या FCA समझ सकता है। आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, हमने आपको ऑडिट की ABC भी पढ़ानी है और उसके बाद उसको किस पे लेके जाना है, एंड पे, एग्जाम इन ICAP के लेवल पे। तो मुझे लगता है कि ICAP की बुक से आपको पढ़ाना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। पूरा एक पेज है, उसमें 3 पैराग्राफ उसने दिए हुए या 2 पैराग्राफ। अब जैसे आधा पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, आपकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती, तो फिर हम उन्हीं पैराग्राफ को बुलेट्स में तोड़ लेते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाता है। बात वही, लेकिन छोटे छोटे क्या कर दें, बुलेट्स बना दें, तो आप कहें यार ये 5 पॉइंट हैं, बस मैंने ये याद करने, इन्हीं से
तो आई कैप की बुक को ही हमने किस में थोड़ा मुख्तसर, थोड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स और थोड़ा बुलेट्स में तोड़ के आपको पढ़ा देंगे। ओके हो गया। जिस तरह से अगर टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पीछे खड़ा है, वो पढ़ते हैं। सेल्स पढ़ते हैं तो सेल्स टैक्स एक्ट पीछे खड़ा है। जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो क्या लॉ पीछे है? IFRS या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। इसी तरह से जो ऑडिट है वो भी डिपेंड कर रहा है कुछ कानून पे, उनको कहते हैं आइजाज, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो मैं आइजा कहूं या ISA कहूं, एक ही बात है। एक कानून है जो पूरी दुनिया में चल रहा है और उसको क्या कहते हैं? आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन। कुछ स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे हैं और कुछ फाइनल में। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड भी होंगे जो आधे यहाँ पे होंगे और आधे फाइनल में हो। क्लियर हो गया? अब चूंकि फाइनल में भी आपने ऑडिट पढ़ना तो कोशिश करते हैं कि ऑडिट ऐसे पढ़ाएं कि फाइनल में भी आपको आसानी हो। कुछ एग्जाम्पल हमारी देखें, अगर वो कैफ से आगे जाएगा तो कहाँ जाएगा? CFAP के कुछ लेवल को टच करेगा ना। तो इसलिए कुछ CFAP की आसान एग्जाम्पल जो हमारे लेवल से मुश्किल होती वो भी हमको आपको प्रैक्टिस करवा देते। क्लियर हो गया? क्यों करवाते हैं? ताकि आई कैप अपने लेवल से थोड़ा आगे जाए तो किसको टच करें? CFAP की भी कुछ हमने एग्जाम्पल कराई हुई। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया इसके पीछे कानून कौन सा होगा? आइजा। अच्छा ये बताएं, जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे थे तो स्टैंडर्ड याद करते थे? सॉरी, सेक्शन याद करते थे? इस तरह से स्टैंडर्ड भी हम याद नहीं करेंगे। वो कहेगा आइजा 700, आगे बता देगा टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम बताएगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक है, फिर हम मार नहीं खाते। जिस तरह से हमने, क्या आपको जो नोट्स दिए गए थे बुक, उसमें सेक्शन नहीं लिखे हुए थे? लिखे हुए थे, बट कभी याद करने का। इसी तरह से हम आइजा का नाम भी याद नहीं करेंगे। आई कैप की बुक में आइजाज का नाम लिखा हुआ होगा, हम याद नहीं करेंगे, बल्कि हम उस टॉपिक का, हम आइजा 700 नहीं करेंगे, हम कहेंगे जनाब रिपोर्ट वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, और अभी आपको उस तरह से आप एक्स्ट्रा चीज़ क्यों याद करें? हाँ, याद हो जाए तो आपको एंड पे लिस्ट दे देंगे, ये आइजा हमने पढ़े हुए। ओके हो गया। चलें, मेथोडोलॉजी हमने डिस्कस कर ली कि हम डेली का काम डेली करेंगे, आइजा पढ़ेंगे, आई कैप की बुक ही करेंगे, बट बुक के क्या करेंगे? निस्बतन अच्छे नोट्स बना लेंगे और हम उनको करेंगे। ओके हो गया। डेली का काम डेली करेंगे, पहले स्पीड ज़रा स्लो होगी और उसके बाद जैसे जैसे आपके टॉपिक बनते जाएंगे, बेस बनती जाएगी, हम अपनी स्पीड थोड़ा बेहतर करते जाएंगे। यहाँ तक ओके है? ये हमारा हो गया। लॉ कौन सा है इसका? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, मतलब आइजा। ओके हो गया। नहीं जी, अब हम सिलेबस शुरू करते हैं। सिलेबस क्या है? ऑडिट की पहली डेफिनेशन। ऑडिट क्यों कराया जाता है? भाई SECP कहता है जो कंपनीज, यहां पे नहीं लिखा हुआ, जो कंपनीज 3 मिलियन से ज्यादा कैपिटल है, जिन कंपनीज का कितना कैपिटल? 3 मिलियन से ज्यादा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएं। और जिनका कैपिटल 3 मिलियन से 1 मिलियन के दरमियान है, वो चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएं, चाहे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से करवाएं। और जो 1 मिलियन से कम है वो चाहे करवाएं चाहे ना करवाएं। इसका मतलब है ऑडिट करवाना मजबूरी है कंपनीज की। और अगर 3 मिलियन से ज्यादा है तो किससे ऑडिट करवाना? चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना मजबूरी है। इसका मतलब है जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं हमें कि ये मजबूरी के तहत बंदे आए हुए हैं। अगर हम इनको ऑडिट ना करवाएंगे तो SECP नाराज हो जाएगा, शायद हमारी कंपनी पे कोई जुर्माना लगा दे, शायद हमारी कंपनी को कैंसिल कर दे या कोई। तो ये एक ऑफिशियल
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑडिट काम क्या है? अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स को चेक करना, उसमें एरर ढूंढना। अकाउंट्स किसकी बेस पे बने हैं? इंटरनेशनल, ठीक है, IFRS। IFRS किस चीज का एब्रीविएशन? कोई और भी है? IS गैप। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ये क्या है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, एक कंपनी IFRS यूज कर रही है, दूसरी कंपनी US गैप कर रही है, कौन सी ठीक है? दोनों ठीक हैं। उसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क IFRS है, और उसका दूसरी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो क्या है, वो US गैप है, या GAAP कह लें उसको। ये बात समझ आ गई? हमने पहली कंपनी को किस क्राइटेरिया के तहत चेक करना है? IFRS। और दूसरी कंपनी को, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत ठीक नहीं होती, एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक चेक करना है। क्लियर हो गया? हो सकता है जैसे एक प्रोविजन अकाउंटिंग वाले कबूल करते हैं, टैक्स वाले, अब क्या गलत है प्रोविजन डालना? टैक्स के क्राइटेरिया से देखें तो, और अकाउंटिंग वाले क्राइटेरिया से देखें, समझ रहे? चलो एक बेहतरीन फिर बात बताता हूं। कोई इंसान गलत या ठीक नहीं होता, वो किस क्राइटेरिया से हम देख रहे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता, मुस्लिम क्राइटेरिया से देखे तो वो क्या कर रहा है, और अगर क्रिश्चियन क्राइटेरिया से देखे वो गलत, अब उनके क्राइटेरिया। तो भाई कोई इंसान ठीक गलत नहीं होता, उसका ब्रॉट अप होता है, वो कहाँ पला बड़ा है, वो किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसके मुताबिक वो हो सकता है ठीक है, और हमारे मुताबिक क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि गलत हैं या सही है। किस ऐनक से लोगों को देख रहे हैं? गरीब की ऐनक से देख रहे हैं तो कई चीज़ें गलत हैं, अमीर की ऐनक से देख रहे हैं तो वो चीज़ें, अगर मैनू जो बिजनेसमैन है उसकी नज़र से देख रहे हैं तो चीज़ें गलत हैं, और अगर इसकी लिहाज से, वर्कर के लिहाज से देख रहे हैं तो चीज़ें ठीक हैं, एंड सो ऑन। खैर वापस चलते हैं। अब हमें एक क्राइटेरिया मिल गया जिससे हमने क्या देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हैं या गलत हैं। ये वाली बात समझ आ गई? ये वाली बात समझ आ गई? चले तो अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। पहली अच्छा, हम जब एंट्री करते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट एंट्री होती है, ये दोनों किसी लेजर में जाएंगी, एक रेंट के, ये मानते हैं, इन लेजर के सब के क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे और किसी चीज में जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से कुछ बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, उसको पता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ये कहा जाता, कुछ बनेगी बैलेंस शीट, हो गया, कुछ कैश फ्लो, कुछ क्या हो गया, ठीक है। तो 5 चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1 बैलेंस शीट, जिसको हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसको? हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, पता नहीं आज क्या कहा है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नोट्स टू द अकाउंट, ये 5 चीजें मान, इन 5 चीजों को चेक करते हैं, साथ में उस सिस्टम को चेक करते हैं। कुछ हाथ से करते हैं, इतना जैसे आप लोग कर रहे हैं, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। कुछ सॉफ्टवेयर पे करते हैं, एंट्री करते हैं, ऑटोमेटिकली उससे क्या बन जाता है, ट्रायल बैलेंस, लेजर से ट्रायल बैलेंस से आगे सारा कुछ बनता जाता है। अब बताएं, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमें सिस्टम को भी चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम गलत है तो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ऐसा है या नहीं? नहीं जी, ऑडिटर एक ऑफिशियल विजिट है जो कि अकाउंट्स को भी चेक करता है, और किसको चेक करता है?
अकाउंटिंग सिस्टम को भी चेक करते। अकाउंटिंग सिस्टम समझ गए, कहीं पे मैनुअल होगा, कहीं पे कंप्यूटर बना रहे होंगे, बल्कि आजकल तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसका पेबल है उसको बता दो 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, ऑटोमेटिकली वो बैंक को एडवाइस भेज देगा भाई इसको पेमेंट कर लो। और आपने कहा 3 महीने बाद मैंने फलां बंदे से पैसे लेने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा फलां बंदे से पैसे लेने हैं, ये ओवर ड्यू हो रहे हैं। अकाउंटिंग सिस्टम इतने आगे चले गए। खैर जी पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें से कुछ हमने पढ़ लिया है। डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ओके एन ऑडिट, मैं इधर से उसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको पता चले। एन ऑडिट, एन ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन। ऑफिशियल क्यों कह रहा है? एससीसीपी ने कहा है, कितने से ऊपर वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा? 3 महीने, तो जरूरी है ना। ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड, पता नहीं अकाउंटिंग सिस्टम का क्या मुराद है भाई, अकाउंट्स को भी चेक करो और उस सिस्टम को भी देख लो। अगर वो ट्रायल बैलेंस से जो है लेजर से ट्रायल बैलेंस में गलत फिगर दे रहा है तो अगली सारी फिगर फिर क्या है? गलत है। तो अकाउंटिंग सिस्टम को भी देख रहा हूं। ऑफ एन एंटिटी, चेक कौन करता है? ऑडिटर। जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े, एक एक लफ्ज इसका पढ़े जल्दी से। ओके हो गया? चले, ये डेफिनेशन में एक लफ्ज का कोई मसला समझ आ गई, इसके पीछे लॉजिक समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। मैं जब जाता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ठीक है तो मैं कहूंगा ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है जल्दी से पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जब ठीक होंगी तो मैं क्या कहूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और जब ये ठीक नहीं होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये वाली बात समझ आ गई? ट्रू एंड फेयर व्यू जैसी है वैसी बताइए, और अगर उनमें गलतियां हैं तो मैं क्या कहूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव। ये वाली बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दफा जल्दी से पढ़ ले ताकि आपको किसी में 5 हैं, आपने 1000 दफा पहले भी पढ़ी हुई है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं, ये ओके है, 5 बातें बता दें। जब मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल डू नॉट गिव एंड ट्रू एंड फेयर व्यू, मेरी मर्जी या कोई क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया होगा, ये असल प्रॉब्लम है। हो सकता है मैं कहूं भाई अगर यूएस गैप्स होते तो तुम ठीक कह रहे, लेकिन आईएफआरएस के मुताबिक तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको मैंने कहा ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और अगर मैं उसको यूएस गैप्स के थ्रू चेक करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ रहे हैं? तो कोई क्राइटेरिया होगा, उसको कहते हैं क्या? रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और जो वो क्राइटेरिया यूज कर रहा होगा, मैं कहूंगा तुम्हारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है। क्लियर हो गया? वो कहेगा आईएफआरएस, तो अब मैं आईएफआरएस के मुताबिक चेक करूंगा। जी मैं चेक करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता हूं कि क्या मुझे जो क्राइटेरिया दिया गया उसके मुताबिक ये ठीक है या नहीं, और अगर ठीक होंगी तो क्या कहूंगा? गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर ठीक नहीं होंगी तो जी पढ़ते हैं, व्हाट ऑडिटर इज लुकिंग फॉर। भाई उसने एग्जामिनेशन करना है, एमए मर्जी का है या ऑफिशियल है? ऑफिशियल एग्जामिनेशन करना है। किसका? ऑडिटर शैल चेक वेदर, ये 5 चीजें हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। एप्लीकेबल क्यों कह रहा है? किसी का कोई एप्लीकेबल है, किसी तो जो आईएफआरएस के मुताबिक बनाते हैं उसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआर है, किसी और का कुछ और भी एप्लीकेबल हो सकता है। ओके लेकिन जी इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबल। किसी का कोई होता है, किसी का क्यों? एंड गिव। ये क्लियर हो गया? चलिए ये आगे चलते हैं। वजह क्या बनी? पहले होती थी दुकानें छोटे छोटे, हर बंदा खुद पे बैठा है, जैसे कोई कबाब शॉप है,
जैसे कोई छोटी शॉप है, मैं खुद ही बैठा हुआ हूँ, किसी को डिस्काउंट देना है मैंने देना है, किसी को कहना है ये अभी हम पढ़ेंगे कल, एक बेस बना रहा हूँ, ऑडिट की ज़रूरत क्यों पेश है। कुछ वक्त गुजरा तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस फैला तो मैंने साथ में किसी को कहा यार तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। तो यार पार्टनर तो बन जाओ, तेरा बिजनेस तो ठीक चल रहा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम छोड़ दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, मैं इंशाल्लाह तेरे ब्याह पे चलाऊंगा। ऐसा वक्त चलता गया, कंपनी कराची की है, शेयर होल्डर मर्दान का, पॉसिबल है? कंपनी कराची की है, मालिक लाहौर का, शेयर होल्डर मालिक होती। जब वक्त गुजर गया, अब उन्होंने कहा यार हम जूतों का बिजनेस कर रहे हैं, हम जूतों का बिजनेस कर रहे हैं, तुम साथ में बैग क्यों ना बनाए। वो दूसरा कहता यार हमने तो कभी बैग बनाया ही नहीं। कहता कोई मसला नहीं, मैनेजर्स ढूंढ लेंगे जो हमारी जगह ये क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है ढूंढ लेते हैं। अब उन्होंने ली मशीनरी, उन्होंने लिए एसेट, बैठ जा बेटा बैठ, ठीक है इधर बैठ जा आराम से बैठ जा, इधर बैठ जा इसी लाइन में जी। उन्होंने लिए एसेट्स, मुझे नहीं पता आप क्या ढूंढ रही है, 70 साथ मेरे वाले में होगा, पता नहीं है भी सही, तो मैं तुम्हें भेज दिया। अच्छा अच्छा लें जी, तो वापस से पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। लें जी, उन्होंने कहा कि हम मशीनरी ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं मैनेजर जो इस कंपनी को क्या करेंगे, चलाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई ये तो ठीक हो गया। उन्होंने मशीनरी ली और उन बंदों को कहा यार ये चलाओ हमारी जगह। उन्होंने ऐसे बंदे किए जिनको लेडीज बैग बनाना आते थे, जिनको स्कूल बैग बनाना आते थे, लेकिन मालिक को नहीं बनाना आते। उन्होंने कहा ये मशीन लो, ये स्टाफ रखना है स्टाफ रखो, जो भी करना है करो, साल बाद हम आएंगे और देखेंगे कि तुमने क्या किया। अब जब साल बाद वो आएगा तो वो क्या देखेगा, अकाउंट्स। अब बताएं अकाउंट्स में इनकम ज्यादा दिखाएंगे या खर्चे? खर्चे ज्यादा दिखाएंगे ताकि पता चले लॉस हुआ है, ताकि वो उनको आए और निकाल दे। इनकम ज्यादा दिखाएंगे। अब बताएं एसेट ज्यादा दिखाएंगे या लायबिलिटी? अब बताएं बेस्ट व्यू दिखाएंगे या ट्रू एंड फेयर व्यू? बेस्ट व्यू दिखाएंगे। तो वो उन्होंने कहा कि कमाल है बिजनेस आसमान पे जा रहा। पता चला छठे साल कंपनी डूब गई। पता चला वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाते थे, क्या दिखाते थे, बेस्ट व्यू। तो उसने कहा यार क्या करूं, मुझे तो कभी कहते हैं प्रोविजन हुई है, कभी कहता रीवैल्यूएशन हुई है, ये मुझे समझ नहीं आती। ऐसा बंदा ढूंढो जिसको ये बातें समझ आती हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा मैं ऐसा बंदा हूं जिसको प्रोविजन का भी पता है, मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो वो फिर ऑडिट गया, उसने चेक किया, उसने कहा भाई ये बेस्ट व्यू दिखा रहे हैं, ट्रू एंड डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। उसने सबको निकाल दिया, नए बंदे लाओ। उनको कहा फिर ऑडिटर आएगा साल बाद, अगर तुमने झूठ बोला और बेस्ट व्यू दिखाया और ट्रू एंड फेयर व्यू ना दिखाया तो फिर तुम्हारी भी छुट्टी और तुम्हारी जगह। नहीं सर जी हम बेस्ट व्यू दिखाएंगे, क्योंकि कौन आता है, ये तो बड़ी बात मकबूल हुई। तो फिर लोगों ने ऑडिटर रखना शुरू कर दिए, इस बेस पे ऑडिटर की जरूरत पड़ी। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे जी सर।